हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक टीम पर। तो आज अपने जो लास्ट अपने पढ़ लिया था बायोसेलुलॉजी अपनी क्लास चल रही है, उसमें बड़ा अपना नया जो अगला टॉपिक है वो अपना लाइसोसोम होगा। यानी जो अपने क्या पढ़ रहे हैं, जो ऑर्गन्स यानी कोशिकांग पढ़ रहे हैं, उसमें अपना अगला जो ऑर्गन्स है वो कौन सा है, लाइसोसोम है। तो इसमें लाइसोसोम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज की थी दवे नामक वैज्ञानिक ने। और इसको देखा किसने, तो नोविकोफ नामक वैज्ञानिक ने इसे सबसे पहले देखा। नोविकोफ, खोज दवे ने की और देखा नोविकोफ ने। अब बात करें इसमें कि जो पादपों में लाइसोसोम क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं, तो वहीं कवकों में क्या होते हैं, लाइसोसोम ज़्यादा पाए जाते हैं। पादपों में कम पाए जाते हैं और कवकों में लाइसोसोम ज़्यादा पाए जाते हैं। जीवाणुओं में पेरिप्लाज्मिक स्पेस लाइसोसोम किस कार्य करता है। जीवाणुओं में अपने जो प्रोकैरियोटिक जो सेल पड़ी थी, अपने प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में अपने जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस देखा था, अपने क्या देखा था, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस देखा। यानी ये एक सेल और ये दोनों सेल, इसके बीच में जो ये स्पेस है इसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी कहते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जब सेल में है तो सेल पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और ये क्या करता है, लाइसोसोम के समान कार्य करता है। अभी कैसे कार्य करता है तो इसमें देख लेते हैं कि तो लाइसोसोम में 50 प्रकार के अम्लीय जल अपघटनीय इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में 50 प्रकार के अम्लीय जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। और जीवाणुओं में आपने ये पढ़ ली पहले, जीवाणुओं में पेरिप्लाज्मिक स्पेस लाइसोसोम के समान कार्य करता है। और लाइसोसोम की पीएच कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम है उसकी पीएच कितनी होती है, 5 होती है, क्योंकि इसमें जल अम्लीय जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। अब लाइसोसोम कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है। प्राथमिक होता है जब वह बिल्कुल निष्क्रिय होता है या नवनिर्मित होता है। द्वितीय होता है जब उसका जो पाचन करते हैं। तीसरा होता है जो अवशेषीय अंग होते हैं। चौथा है स्वभक्षी होते हैं। ऐसे आगे चलते हैं, इसमें पूरा देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है इसका लाइसोसोम का, तो मुख्य कार्य होता है इसका पाचन करना। स्वभक्षी का मतलब होता है कि इसमें पुराने पचित कोशिकांग होते हैं। और अब इसमें बात करें स्वपाचन, इसका कार्य पाचन करना। पाचन कैसे करता है, स्वपाचन सभी के संचित भोजन का एवं मृत कोशिकांग का पाचन करता है। यानी ये भोजन का जो अंदर निकलता है, भोजन निकलता है उसका पाचन करता है, तथा अपने खुद के जो कोशिकांग होते हैं वो मर जाते हैं, या फिर नॉन लिविंग जो कोशिकांग होते हैं उनका पाचन करता है। और पर पाचन यानी बाहरी पदार्थों का पाचन, जो कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है उसका पाचन करता है। अब क्या होता है, ये स्वलेन यानी स्वपाचन भी कर सकता है। इसका कारण क्या है, स्वलेन सभी की लिविंग सेल का पाचन यानी खुद की जीवित कोशिका का पाचन, ये पाचन कर सकता है। इसलिए इतने इसके अंदर अधिक अम्लीय जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर बाई चांस ये थैली शरीर के अंदर फट जाती है तो शरीर में अंदर सब कुछ आदमी मर भी सकता है। इसलिए आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर अम्लीय जल अपघटन एंजाइम है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपना जो अगला है वो है तारककाय। तारककाय क्या है, तो बात करें इसमें तारककाय, इसकी खोज की थी बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने और देखा इसको बावेरी ने। अगर ऑप्शन में कुछ भी आ जाए तो आपको यहाँ पे ये नहीं करना कि आपको कि उस मतलब फिक्स किया हुआ है। अगर बाई चांस आपको यहाँ पर ऑप्शन में आ गया कि देखा किसने, तो अगर बेंडेन आ जाए तो बेंडेन ऑप्शन सही होगा, और बावरी आ जाए तो बावरी ऑप्शन सही होगा। दोनों में से आपको कुछ भी पूछे हुए, दोनों में से ऑप्शन में एक आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो पिछले साल एग्ज़ाम है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। अब बात करने से आगे जो तारककाय है वो पादप सेल में तारककाय नहीं, यानी पादपों में ये नहीं पाया जाता। और तारककाय में 2 तारक केंद्र होते हैं जो 90 डिग्री कोण पर उपस्थित होते हैं। जैसे ये सेल है, इसके अंदर क्या है, ये क्या है तारक क्षेत्र, और ये क्या है अब बताऊँ आपको मैं, ये तारक क्षेत्र, ये एक तारक केंद्र होता है तारककाय। एक क्या है तारककाय, और ये 2 क्या होते हैं तारक केंद्र, और ये क्या है तारक क्षेत्र। एक तारककाय से 2 ये तारक केंद्र 90 डिग्री कोण पर जुड़े हुए हैं,
और इसकी पूरा क्या है, तारकाई है। तो इस तरह ये तारक केंद्र तारकाई से जुड़े होते हैं। कितने डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर। अब चलते हैं इसमें आगे अपने। अब अपने बात कर रहे तारक केंद्र की। हमने जब फ्लेजिला पढ़ा था तो वहाँ पे भी तारक केंद्र पढ़ा था। तारक केंद्र क्या है, तारक केंद्र, अब देखो अपने जो कोशिकांग पढ़े थे उसमें 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग, 1 झिल्ली का और 0। तो जो बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग थे उसमें एक तो पढ़ा था राइबोसोम, दूसरा पढ़ा था तारक केंद्र। वो वापस यहाँ पे आपका तारक केंद्र आ गया। तारक केंद्र क्या झिल्ली रहित कोशिकांग है, और इसका जो एक्सोनोमी होता है यानी अक्षसूत्र होता है वो इस तरह होता है। और इसका जो इसके अंदर जो लगी होती है यानी इसके अंदर क्या होता है, इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं ऐसी लगती है, नॉर्मल तो इस प्रकार लगती है। और ये जिसके अंदर ये अपने को ये दिखाई दे रही है तीलियाँ, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से निर्मित होती है। अब बात करें जैसे कि रियल स्ट्रक्चर क्या होती है, रियल स्ट्रक्चर ये होती है इसकी, ये होती है जिसके अंदर आपको बता दूँ क्या क्या होता है। तो जो बीच वाला है वो सेंट्रल हब होता है, और जो इसके अंदर से सेंट्रल हब से जो तंतु निकलते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक तंतु। और जो ये तीन बिंदुओं के बीच में जुड़े होते हैं ये क्या होते हैं, द्वितीय तंतु कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे क्या है। इसमें क्या होता है, जब ये सूक्ष्म नलिकाओं से बनता है। जो सूक्ष्म नलिकाएं किससे बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, यानी ये सूक्ष्म नलिकाओं से बनता है। जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, जिसकी व्याख्या किस प्रकार की गई है, 9+3 यानी 3 है, वो 9 बार आए हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन कितनी बार आए हैं, 9, 3 के जोड़े में 9 बार आए हुए हैं, और सेंटर में 0 है। तो 9 की पावर 3 + 0 ब्रैकेट बंद। ये इसकी व्याख्या इस प्रकार की जाती है। इसको कार्ट व्हील के नाम से भी जाना जाता है, यानी बैलगाड़ी के पहिए के समान बोला गया इसको। इसमें परिधि भाग को अक्षसूत्र कहा जाता है। इसमें जो इसके परिधि भाग है उसको अक्षसूत्र कहा जाता है, यानी जो इसका जो परिधि वाला भाग है, इसका जो ये परिधि वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या अक्षसूत्र कहा जाता है। तारक केंद्र में 100 प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। तारक केंद्र में 100 प्रतिकृति यानी ये खुद का निर्माण खुद कर सकता है, या फिर खुद डबल हो सकता है। इसी तारक केंद्र में 100 प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। अब इसके कार्य क्या होते हैं तो बात कर लेते हैं इसमें। तो तारक केंद्र के कार्य होते हैं कि ये विभाजन के तल का निर्माण करता है या निर्धारण करता है। इसमें कोशिका का केंद्र कहा जाता है। तारक केंद्र को यानी ये विभाजन के तल का निर्माण करता है, यानी जब विभाजन होता है सेल वॉल में तो ये इसके सेंटर का निर्माण करता है, और इसे कोशिका केंद्र कहा जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, कोशिका केंद्र क्यों कहा जाता है इसमें, क्योंकि ये देखो इसमें जो ये बेस बनाता है इसका ये परिधि भाग को जो ये परिधि भाग को अक्षनुमा कहते हैं। इसका ये बेस बनाता है सेल का, इसलिए इसे कोशिका केंद्र कहा जाता है। यह विभाजन के समय त्रिकोणतंतु का निर्माण करता है। विभाजन होता है, दो प्रकार के त्रिकोणतंतु बनते हैं, एक मध्य और एक आलंबी त्रिकोणतंतु। तो ये त्रिकोणतंतु का निर्माण करता है। यह सेलिया और फ्लेजिला के आधारकाय का निर्माण करता है। जब आपने पढ़ा था कि ये ऐसे होता है, ये जंतु होता है, और यहाँ पे जो हुक्स होते हैं, और इसका जो नीचे वाला भाग है वो क्या होता है, ये तारक केंद्र आधार बेस होता है, वो किसका होता है, तारक केंद्र का होता है। अब बात कर लेते हैं आगे। सीलिया फ्लेजिला आपने पहले पढ़े होंगे, और पढ़ा देता हूँ आप। सीलिया फ्लेजिला क्या होते हैं, सीलिया फ्लेजिला का आधारकाय बनाता है, ये पढ़ लिया आपने। अब आगे पढ़ लेते इसमें सीलिया फ्लेजिला है क्या। तो सीलिया को हिंदी में कहते हैं पक्षमाप, और फ्लेजिला को सभी का कहते हैं। इन दोनों की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। दोनों संरचनाएं संरचनात्मक रूप से समान होती है, यानी दोनों एक जैसी होती है, पर इसमें कुछ अंतर होते हैं। सीलिया छोटे होते हैं और फ्लेजिला बड़े होते हैं। सीलिया इस प्रकार होते हैं छोटे छोटे, और फ्लेजिला सिंगल होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे। ये सीलिया संख्या में ज़्यादा होते हैं और फ्लेजिला कम होते हैं। सीलिया एक दिशा गति करते हैं, पर फ्लेजिला मुक्त गति करते हैं। चलन भोजन को पकड़ने में या स्तर चिपकने में सहायक होते हैं, या केवल चलन में सहायता करते हैं। अब बात करें इसमें जो इसका प्लाज्मा का आवरण वो किस प्रकार होता है, तो ये देख लीजिए। यहाँ पर आपको खाली व्याख्या याद रखनी, इसका स्ट्रक्चर याद नहीं रखना। तो इसकी व्याख्या याद रखने के लिए क्या है, इसका 9+3+0 इसकी व्याख्या है।
वहीं बात कर लें जैसे में अगर इसकी फ्लैजिला की, तो इसका क्या है 9 + 2 ये देखो इसमें इसकी स्ट्रक्चर ये है व्याख्या इसकी। और मैंने बताया था इसका जो तंतु वाला भाग है सबसे बड़ा होता है, ये सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है, बीच में इसका धारकाय होता है जो तारक केंद्र द्वारा निर्मित होता है। ये फ्लैजिला की स्ट्रक्चर है आगे यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे अपने यहाँ के रिक्तिका किसी बात कर लेते हैं रिक्तिका, जिसकी खोज की थी किसने, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक, एक तो इसमें ल्यूवेनहॉक आता है, अगर बाई चांस में ल्यूवेनहॉक नहीं आता है आंसर में इसके, तो इसका जो वैज्ञानिक है वो क्या होगा, स्पालंजन जानी इसका वैज्ञानिक होगा। अब बात करें इसमें ये किस में होती है और क्या होता है ये, तो ये होती है जैसे पादप कोशिका का 90% ज़्यादा से जो क्षेत्र होता है वो किसका होता है, रिक्तिका का होता है। पादपों में पादप कोशिका होता है उसका 90% से ज़्यादा, यानी जैसे पादप कोशिका है तो उसका 90% ज़्यादा जो क्षेत्र होता है वो किसका होता है, रिक्तिका का बना होता है। और जंतु कोशिका में ये बहुत ही कम होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका अनुपस्थित या बहुत छोटी होती है। रिक्तिका का एकल झिल्ली पाई जिसे टोनोप्लास्ट भी कहते हैं, यानी जो ये रिक्तिका होती है वो एक सिंगल झिल्ली युक्त होती है, इसको जो झिल्ली होती है इसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका थर्ड पॉइंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्तिका एकल झिल्ली युक्त होता है, एक तो बात ये, और दूसरी बात इसके टोनोप्लास्ट कहते हैं, दूसरी बात ये, और तीसरी ये चयनात्मक पारगम्य होती है। ये जितनी बातें आपको रिक्तिका में याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं रिक्तिका कितने प्रकार की होती है। तो रिक्तिका होती है 4 प्रकार की, और किस प्रकार की क्या है बात कर लेते हैं। पहली है आपकी रसधानी, दूसरी है संकुचनशील रिक्तिका, तीसरी है वायु रिक्तिका, चौथी है खाद्य रिक्तिका। जो रसधानी रिक्तिका है उसमें पादप सेल में पाई जाती है ये रसधानी, जिसमें जल अपशिष्ट पदार्थ एवं जो एंडोसाइनिन एवं वर्णक भरे होते हैं। ये सब जैसे जल अपशिष्ट पदार्थ किस में भरे होते हैं, रिक्तिका का होता है खाली, इसमें खाली जगह होती है अपने, ये क्या होती है, खाली जगह होती है। जैसे प्लांट सेल के अंदर क्या होता है 90% ज़्यादा ये फैली होती है। और रसधानी में क्या होता है, मैक्सिमम रस होता है। और संकोचनशील रिक्तिका वह किस में होती है, यह अमीबा में होती है, जिसे प्रोटोजोआ संघ में आता है। और यह उत्सर्जन या परासरण नियमन का कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल, हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन आया, अब की बार नहीं आया तो ये 2024 में आपको कन्फर्म मिलेगा। अब बात कर लेते इसमें आगे की जो अगली तीसरी है वायु रिक्तिका। ये किस में मिलेगा, वायु ऐसे जीवों में होगा जो मैक्सिमम तैरते रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो ये बीजी में होगा, हरे बैंगनी जीवाणु में होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में होगा। और जो खाद्य रिक्तिका है वो किस में होगी, वो प्रोटिस्टा में होता है और कवक में होता है। किस में होते हैं, प्रोटिस्टा और कवक में ये खाद्य रिक्तिका होता है। तो इसे एग्जाम्पल दिए हैं सारे, वो अच्छे से याद कर लेना और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं अपने आगे सूक्ष्म काय की। सूक्ष्म काय क्या होते हैं, सूक्ष्म काय मैंने आपको बताया था 3 होते हैं, स्पीरियोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइओक्सिसोम। तो स्पीरियोसोम क्या है, तो यह केवल पादपों में पाया जाता है। और जो पेरोक्सिसोम है ये जंतु है पादप दोनों में पाया जाता है। और जो ग्लाइओक्सिसोम है ये केवल पादपों में, जो केवल यानी ये किस में पाया जाता है, ये रक्षक जो पत्तियों की रक्षक सेल होती है वो उसमें पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है और वसीय बीजों में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, ये स्पीरियोसोम केवल पादपों में पाया जाता है। और जो स्पीरियोसोम है वो केवल पादपों में पाए जाते हैं। और जो सूक्ष्म काय है वो जंतु है पादपों दोनों पाए जाते हैं, पेरोक्सिसोम सॉरी। और जो ग्लाइओक्सिसोम है वह रक्षक सेल, यीस्ट, वसीय बीज में पाया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं स्पीरियोसोम है ये केवल पादप लाइसोसोम, इसे पादप लाइसोसोम कहा जाता है क्योंकि ये केवल पादपों में पाया जाता है। और जो पेरोक्सिसोम है ये जंतुओं में तो हाइड्रोजन H2O2 का अपचयन करता है। और वहीं पादपों में क्या करता है, प्रकाश शोषण का कार्य करता है। पादपों में प्रकाश शोषण का कार्य करता है और जंतुओं में H2O2 का उपापचय करता है, यानी पचाता है उसको। वहीं ग्लाइकोक्सिसोम है, इसमें क्या होता है, वसा को शर्करा में बदला जाता है, जिसे ऑटोलाइसिस भी कहा जाता है। या जो ग्लाइकोक्सिसोम है इसके अंदर ग्लाइऑक्सी अम्ल चक्र भी चलता है। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे जो स्पीरियोसोम है
इसमें क्या होता है, इसका मेन कार्य क्या होता है कि ये कार्य वसा का निर्माण करना एवं संचयन करना किसका काम होता है, स्पीरियोसोम का होता है, वसा का निर्माण एवं संचयन करना। वहीं अगर उसको वसा को शर्करा में बदलने की बात कर लेते हैं, वसा को शर्करा में चेंज कौन करता है, तो ग्लाइकोसोम करता है। अब इसमें आगे चलते हैं, तो यह बात कर लेते हैं अगर जो पॉइंट है वो है केंद्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और इसकी खोज किसने की वगैरह सब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की थी, तो इसकी ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी, ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। और सबसे पहले इसको जो ल्यूवेनहॉक ने मछली की आरबीसी में इसको देखा और खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने इसके केंद्र की। सबसे पहले देखा किसने, ल्यूवेनहॉक ने, और कहाँ देखा, मछली की आरबीसी में देखा, और खोज की इसकी खोज है और रॉबर्ट ब्राउन ने की केंद्र की। जो है हेमरलिंग नामक वैज्ञानिक है, उन्हें उसने केंद्र के आनुवंशिकता के योगदान को समझाया, यानी जो अपना केंद्रक है उसका आनुवंशिकता में योगदान कितना होता है, यह बात हेमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने समझाई थी कि अपना आनुवंशिकता में केंद्र का कितना योगदान होता है। अब वही बात कर लेते हैं आगे कि जो एसिटाबुलेरिया सवाल है, जो आपको यहाँ देख सकते हैं इसमें। एसिटाबुलेरिया सवाल में सबसे बड़ी सेल एक कोशिकीय सेल होती है, यानी जो एसिटाबुलेरिया नामक सवाल होती है वह सबसे बड़ा एक कोशिकीय सवाल होती है, सबसे बड़ी एक कोशिकीय सवाल। अब क्वेश्चन आ जाएगी सबसे बड़ी एक कोशिकीय सवाल कौन सी होती है, तो एसिटाबुलेरिया सवाल होती है। और ये सेल का सबसे बड़ा घटक कौन सा होता है, तो केंद्रक होता है। इसे सेल का नियंत्रण या संस्थापक है, जो सेल का कंट्रोल से कहा जाता है केंद्रक को, यानी सेंट्रियोसोम को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। अब स्तनधारियों की आरसीबी में, जो स्तनधारियों की आरबीसी में और फ्लोएम की चालनी कोशिका में, स्तनधारियों की आरबीसी में और फ्लोएम उत्तक है उसकी चालनी कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो वही बात कर लेते हैं इसके आगे स्ट्रक्चर की। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लेना कि स्तनधारियों की आरबीसी में और फ्लोएम की चालनी सेल में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब वही बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कई प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो मैं बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जिसकी बाहर वाली है, इसमें डबल बना है ऐसे, और जो इसको क्या कहते हैं, सबसे इसको कहते हैं, ये बाहर इसकी द्विपरत बनी होती है। अब बात कर लेते हैं इसमें इसको क्या कहते हैं। इसको सबसे पहले कहते हैं जो अंदर वाला भाग है जिसके अंदर ये बना हुआ है, ये गहरे रंग के हैं, इसको क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े बने हुए हैं इसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। वही अंदर जो बने हुए ऐसे उसको कहते हैं यूक्रोमेटिन। यू का मतलब अंदर, हेट्रो मतलब बाहर, और जो इसके अंदर बनी होती है केंद्रक में, और ये क्या है, केंद्रिका। ये क्या है, ये बनी हुई, ये क्या है, केंद्रिका। और ये जो दो बीच में ये सेंटर है इसको क्या कहते हैं, केंद्रकीय छिद्र कहते हैं, केंद्रकीय छिद्र। और जो इसमें बाहर की जब दो परतें होती है इसे क्या कहते हैं, एल्यूमिन्स प्रोटीन परत। ये क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य व केंद्र द्रव्य के मध्य पदार्थों में सहायक होता है। यानी अब मैं पूरी आपको अच्छे से दोबारा समझाता हूँ। जो ये बाहर वाली परत होती है ये क्या होती है, एल्यूमिन्स प्रोटीन परत होती है। ये क्या होता है, जब पूरा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये तो हो गया कोशिका द्रव्य, और यहाँ पे क्या होगा, केंद्रक द्रव्य, इन दोनों के मध्य परिवहन में सहायक होती है। और जो ये बीच में छेद होता है ये क्या है, केंद्र के छेद है। और जो बाहर की तरफ बड़े और ढीले और गहरे रंग के जो अपने को जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, जो संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन। और जो अंदर वाली दिखाई दे रही है ये क्या है, यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। और इसमें केंद्रिका भी प्रेजेंट होती है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। जो केंद्रिका होती है यह एक सेल में 5 केंद्रिका पाई जाती है, यानी एक सेल में मैक्सिमम 5 केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रिका में क्या होता है, 85% प्रोटीन होता है और 10% आरएनए होता है और 5% डीएनए होता है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। उभयचरों की अंडकोशिका उस साइट में 2000 केंद्रिका पाई जाती है, 2000 केंद्रिका पाई जाती है। यानी जो उभयचर होते हैं
जो जैसे पानी में रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, जैसे मेंढक, तो उसके अंडकोश के साइड में 2000 केंद्रिका पाई जाती है। और जो इसका कार्य क्या होता है, केंद्रिका कार्य क्या होता है, आरएनए का निर्माण करना, जो क्या करते हैं, राइबोसोम का निर्माण करते हैं। अब राइबोसोम का कहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ केंद्रिका में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमेटिन धागे क्या है, तो क्रोमेटिन धागे सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो क्रोमेटिन धागे हैं, इसका शब्द किसने दिया, तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये शब्द दिया। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक है, उसने क्या दिया, शब्द दिया कि क्रोमेटिन धागे क्या है। अब क्रोमेटिन धागे बनते हैं कहाँ पे हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे अपने। प्रोफेज यानी जो सेल डिवीजन है, प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र का निर्माण होता है। प्रोफेज अवस्था में इसके क्रोमेटिन धागों का निर्माण होता है, गुणसूत्र बनते हैं। यानी जो सेल डिवीजन है उसका जब स्टार्ट होता है तो क्या होते हैं, गुणसूत्र बनते हैं। गुणसूत्र किससे बनते हैं, क्रोमेटिन धागों से। तो क्रोमेटिन धागों का निर्माण कहाँ पे होता है, प्रोफेज अवस्था में होता है। अब क्रोमेटिन या फिर गुणसूत्र का संगठन है उसको किस प्रकार होता है, तो क्रोमेटिन धागे या गुणसूत्र में 85% तो क्या होता है, 85% क्या होता है, या सॉरी 85 नहीं, 35 से 36% होता है डीएनए, और 1 से 5% क्या होता है, आरएनए होता है। वहीं बात कर लेते हैं प्रोटीन। गुणसूत्र के अंदर प्रोटीन कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की प्रोटीन होती है। स्टोन प्रोटीन 33% और जो नॉन स्टोन प्रोटीन है वो 28% इसमें होती है। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। जो प्रोटीन है वो 2 प्रकार की होती है, स्टोन और नॉन स्टोन। स्टोन होती है 33% और जो नॉन स्टोन होती है वो 28% होती है। अब इसमें आगे चलते हैं अपने। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे कि जो अपने बात की थी कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, जो गहरे रंग के धागे क्रोमेटिन धागे थे। तो जो यूक्रोमेटिन थे वो क्या थे, अंदर की साइड थे और पतले थे, ये देखा था, और हल्के रंग के थे और क्या थे, कुंडलित थे, इस तरह मुड़े हुए थे, छोटे छोटे थे। तो वहीं बात करें जो हेट्रोक्रोमेटिन यानी बाहर की तरफ थे, जो बाहर की तरफ थे, परिधि की तरफ थे, जो मोटे थे और गहरे रंग के थे और संघन कुंडलित थे, यानी एक दूसरे बिल्कुल पास पास में थे। अब वहीं बात कर लेते हैं दूसरे कि वहीं बात कर लेते हैं कि जो यूक्रोमेटिन है यानी जो अंदर की तरफ थे, उसके अंदर स्टोन प्रोटीन कम था पर ज़्यादा सक्रिय था। यानी स्टोन प्रोटीन कम था पर वो सक्रिय क्या था, ज़्यादा था। वहीं बात कर लेते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, जो परिधि की तरफ था, स्टोन प्रोटीन ज़्यादा था पर सक्रिय कम था, यानी एक्टिव नहीं था वो। और जो यूक्रोमेटिन है वो केंद्र की तरफ होते हैं, ये बात कर ली। और जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो परिधि की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, बात कर ली। अब बात करें जो मादा होती है, मादा में यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों एक्स पर बनते हैं और यहाँ हेट्रोक्रोमेटिन द्वारा एक बार बॉडी का निर्माण किया जाता है, यानी बार बॉडी का निर्माण किया जाता है। और बार बॉडी की अगर संख्या ज्ञात करनी है तो एक्स गुणसूत्र -1 लगा के आप बार बॉडी की संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो अब जैसे अब बार बॉडी कितनी होते हैं, तो अब नर में ज्ञात करते हैं। तो एक्स कितने, इसमें 1, तो 1 - 1 हो गया, कितना हो गया। जैसे अपने क्या करना है, एक्स गुणसूत्र कितने हैं उसमें लगाने हैं और -1 करना है। तो एक्स वाई में कितने, 1 है तो 0 हो गया। मादा में 1x यानी 2x कितने, 2, तो 2 - 1 1, यानी मादा में एक बार बॉडी होती है। अब स्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है वो बात कर लेते हैं अपने। स्टोन प्रोटीन है वो 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B और H3 और H4, इस प्रकार ये 5 प्रकार की होती है। और जो मादा होती है वो किसके गुणसूत्र क्या होते हैं, 44 प्लस XX। और यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन यानी कि उसमें क्या होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन उसको वो एक बार बॉडी बनाते हैं, तो मादा गुणसूत्र होते हैं। वहीं बात कर लेते हैं अपने नर में, 44 प्लस XY और यूक्रोमेटिन होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें गुणसूत्र की। गुणसूत्र क्या है, किसने देखा, किसने खोज किया और किसने शब्द दिया और किससे बनते हैं, बात कर लेते हैं अपने। जो गुणसूत्र है उसको सबसे पहले देखा किसने, तो देखा था हाफमिस्टर ने और खोज की थी स्ट्रासबर्गर या फिर वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने या फिर वाल्डेयर ने। ऑप्शन में कोई भी आ सकता है। और शब्द दिया था वाल्डेयर ने, तो खोजा या शब्द दिया इसमें स्ट्रासबर्गर या फिर वाल्डेयर कोई भी आ सकता है। और देखा किसने, हाफमिस्टर ने। अब क्या होता है कि क्रोमेटिन धागों के संघनन से निर्मित गुणसूत्र प्रोफेज अवस्था में बनते हैं। यानी कि जो क्रोमेटिन धागों से गुणसूत्र का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो प्रोफेज अवस्था में होता है। गुणसूत्र की अध्ययन अवस्था कौन सी होती है, मेटाफेज, यानी गुणसूत्र का
की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है और उससे अपन जो उसका अध्ययन किस अवस्था में कर सकते हैं, तो वो होती है मेटाफेज। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे किस किस में कितने गुण सूत्र होते हैं, वो बात कर लेते हैं आगे। कई एग्जांपल लेके आए हम आपके लिए। गेहूँ में तो है वो 42 होता है, मटर में 20 सॉरी मक्का में 20 होते हैं, मटर में 14 होते हैं, और म्यूकर में 2, एस्केरिस में 2, केंचुए में 36, कॉकरोच में 34, मानव में 46, और कपी यानी बंदर में होता है 48 होते हैं। और वहीं बात कर लेते हैं तो अपने ओफियोग्लोसम में 1260 होते हैं, और एल्यूसेंटा में होते हैं 1600, और ड्रोसोफिला में 8 होते हैं। इस प्रकार से तरह की होते हैं। अब बात करें इसमें आगे अपने, अब बाकी क्लास है वो अपने जो क्लास बची है अपने आगे, जो सेल डिवीजन बचा आपका, और एक क्या बताए गुणसूत्र में आगे थोड़ा बहुत और बचा है, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो वहीं आपका अगर सेल होगी अपनी, ये चौथी क्लास थी, और 5 और 6 और छठी क्लास में आपका पूरा हो जाएगा, और 7वीं क्लास में पढ़ेंगे करेंगे सारे क्वेश्चन इसके। तो आप क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो आपको पूरा आपका सिलेबस समझ में आएगा। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। लास्ट में आपको मैं यहाँ पे कुछ सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, तो इसका पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। जितने भी डेट में क्वेश्चन आए हैं वो आपको सारे करवा दिए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो वहीं आप बात कर लेते हैं आपको मैं यहाँ पर कि जो इंस्टाग्राम अपना, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर आप जोड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, और हमारे और भी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब पे जो आपको जुड़ना है अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।